हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय माँ करणी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स एक और नई क्लास में, और आप सभी का स्वागत है वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि अपने अभी जो रिसेंटली टॉपिक चल रहा है वो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्लासेज आपको पसंद आ रही होंगी और अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ कि कंटिन्यू हम अपनी क्लासेज यूँ लेते रहें, कंटिन्यू ऐसे क्लासेज आपके लिए बनाते रहें और आपका सपोर्ट यूँ बना रहे। इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं हमने आज की क्लास की, और देखते हैं कि आज की क्लास में आपके लिए क्या कुछ ऐसे रूल्स हैं, क्या कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में आपके लिए क्या कुछ नया रहने वाला है। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने बात की थी, ऑलरेडी अपने 3 क्लासेज हो चुकी हैं, और उन क्लासेज में हमने बात की है वो अपने यूट्यूब पर वो अपलोडेड क्लासेज आप देख सकते हैं वहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि उन तीनों ही क्लासेज में हमने जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपना टॉपिक है उसी के फैक्ट, उसी के रूल्स को लेकर के बात की है। ऑलरेडी अपने 12 नियम कंप्लीट हो चुके हैं, 12 उसमें अपने रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, और हमने 1 बाय 1 एक एक रूल्स को समझा है एग्जाम्पल के थ्रू। आज हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 13 से आगे स्टार्ट करेंगे, और आगे बात करेंगे किस प्रकार से अपने रूल और किस प्रकार से उन रूल के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब यूज़ की जाने वाली है। आइए बात करते हैं रूल नंबर 13 की। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 13 क्या कहता है। सब्जेक्ट वर्ब अपना एग्रीमेंट जो टॉपिक चल रहा है उसी में रूल नंबर 13 तक हम पहुंच गए हैं। रूल नंबर 13 की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सम ऑफ, यानी जितने भी हमारे पास डिटरमाइनर्स हैं उनके साथ या तो अकेला आएगा या फिर उनके साथ ऑफ आएगा। सम या सम ऑफ, एलोट ऑफ, या उसके बाद में लॉट्स ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, उसके बाद में है प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ और एनफ ऑफ आदि के साथ काउंटेबल नाउन आने पर ध्यान रखें, काउंटेबल नाउन के साथ अगर कभी आएगी तो इन सभी शब्दों के साथ काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। ध्यान रखें, इनके साथ जुड़ने वाली जो नाउन होगी वो काउंटेबल है तो प्लूरल फॉर्म में होगी, और अगर अनकाउंटेबल है तो वो डेफिनेटली आपकी सिंगुलर वर्ब लेकर के आएगी। तो काउंटेबल प्लूरल नाउन होने पर प्लूरल वर्ब आएगी। ध्यान रखें, क्योंकि नाउन आपकी काउंटेबल जुड़ रही है और काउंटेबल है तो प्लूरल फॉर्म में होगी, तो उनके साथ आने वाली वर्ब भी आपकी प्लूरल फॉर्म में ही होने वाली है। जबकि अनकाउंटेबल नाउन होने पर या सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है वो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। यानी आप इस प्रकार से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं इनमें सबसे पहले अगर बात करें तो सम, नेक्स्ट आपका सम ऑफ, एलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ और एनफ ऑफ, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डिटरमाइनर्स हैं। इन डिटरमाइनर्स के साथ अगर कोई काउंटेबल नाउन जुड़ती है तो वो प्लूरल फॉर्म में होगी, यानी वो बहुवचन होगी, और बहुवचन में होने की वजह से, उसी रीजन की वजह से वहाँ पर आने वाली वर्ब जो होगी वो आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी। ध्यान रखिए, प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन ऐड होती है, इन सभी वर्ड्स के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन ऐड होती है तो ध्यान रखें ऐसी स्थिति में अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो आपकी वर्ब आएगी, ध्यान रखें वो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम नॉर्मली सिंगुलर नाउन एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब उसमें यूज की जाएगी। एग्जाम्पल देखें, सम ऑफ थीव्स, यहाँ पर सम ऑफ के साथ में जो नाउन जुड़ रही है काउंटेबल है थीव्स, और काउंटेबल नाउन होने की वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके प्लूरल फॉर्म में है, काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल फॉर्म में है। और आगे दे रखा कि वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, यानी सम ऑफ थीव्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा कुछ चोरों को गिरफ्तार किया गया। तो आप देख सकते हैं कि कुछ चोरों में से कुछ चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सम ऑफ के बाद में जो नाउन आ रही है आपकी काउंटेबल है, काउंटेबल में भी प्लूरल फॉर्म में है, और यहाँ पर जो फॉर्म दे रखी है प्लूरल फॉर्म, इसी की वजह से यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है वो आपकी वर दे रखी है, ना कि वॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, मोस्ट के साथ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट के साथ भी जो काउंटेबल नाउन जुड़ी हुई है वो आपकी प्लूरल फॉर्म में है। तो मोस्ट स्टूडेंट्स हैव बायकॉटेड बाय द फंक्शन, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने फंक्शन का बहिष्कार किया, या इसको जो है एक प्रकार से बोल सकते हैं कि बायकॉटेड किया। तो देख सकते हैं कि मोस्ट स्टूडेंट्स हैव बायकॉटेड द फंक्शन, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब आ रही है वो आपकी प्लूरल फॉर्म में आ रही है, हैव। नेक्स्ट देखें, प्लेंटी ऑफ वाटर, यहाँ पर देखिए प्लेंटी ऑफ तो दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेंटी ऑफ,
प्लेंटी ऑफ आपको दे रखा है, लेकिन इसके साथ जो नाउन जुड़ रही है वो देखें, इसके साथ जो नाउन जुड़ रही है वो अनकाउंटेबल जुड़ रही है, और अनकाउंटेबल नाउन अगर जुड़ती है तो ध्यान रखें आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। ध्यान रखें आने वाली वर्ब आपकी सिंगुलर फॉर्म में होने वाली है। तो प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर इज, देखिए यहाँ पर इज दे रखा है, यहाँ पर आर नहीं है, क्योंकि अपनी जो नाउन जुड़ रही है वो आपकी अनकाउंटेबल जुड़ रही है, और अनकाउंटेबल नाउन आपकी नॉर्मली या जनरली वो आपकी सिंगुलर फॉर्म में होती है। तो प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल टू ड्रिंक, यानी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। लास्ट वन देखें, सम मोर मिल्क इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टी, यानी कुछ और दूध हमें चाहिए चाय बनाने के लिए, या चाय बनाने के लिए, चाय तैयार करने के लिए कुछ और दूध की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सम के साथ में आप देख सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन मिल्क जुड़ी है, और मिल्क जुड़ने के साथ साथ आप देख सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इज का यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हैं चारों जो एग्जाम्पल हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स हैं, जिनमें सम ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, एनअप ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इनके साथ अगर काउंटेबल नाउन जुड़ेगी तो प्लूरल फॉर्म में जुड़ेगी, इसलिए आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। जबकि अनकाउंटेबल नाउन जुड़ेगी तो अनकाउंटेबल नाउन आपकी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है, तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगी, यह ध्यान रखें। ऊपर के जो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल हैं वो इन सभी वर्ड में से काउंटेबल नाउन ऐड हो रही है, इसलिए इन दोनों में आपकी प्लूरल फॉर्म है। जबकि नीचे वाले दोनों ही एग्जाम्पल हैं वो दोनों लास्ट में वाले दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन ऐड हो रही है। अनकाउंटेबल नाउन आपकी सिंगुलर फॉर्म में होती है, इसलिए दिया गया सेंटेंस जो है उसमें वर्ब आपकी सिंगुलर फॉर्म में है। उसके बाद में देखते हैं रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या कहता है, देखिए, ए वेराइटी ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, जबकि द वेराइटी ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी यदि जुड़ी हुई नाउन काउंटेबल हो। ध्यान रखें, जुड़ी हुई नाउन अगर आपकी काउंटेबल फॉर्म में है तो वहाँ पर आने वाली जो वर्ब होगी वो ए वेराइटी के साथ आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी। ए वेराइटी के ऑफ के साथ आपकी जो नाउन जुड़ेगी वो आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और द वेराइटी ऑफ के साथ में जो नाउन जुड़ेगी वो जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर फॉर्म में होगी। ये यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, जो रूल हमने प्रीवियस क्लासेज में कंप्लीट कर लिया है वो हमने बात की थी ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ध्यान रखें, हमने बात की थी ए नंबर ऑफ और एक बात की थी हमने द नंबर ऑफ। अब देखें यहाँ पर ए नंबर ऑफ के साथ में जो वर्ब आएगी वो आपकी प्लूरल फॉर्म में आएगी, ध्यान रखें। जबकि द नंबर ऑफ के साथ में जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर फॉर्म में आएगी, वो आएगी सिंगुलर, वो आपकी हो जाएगी, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म में होगी। ये आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ध्यान रखें, आने वाली वर्ब जो होगी प्लूरल वर्ब होगी, जबकि यहाँ पर जो वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी, ये ध्यान रखें। ए नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर भी कुछ सिमिलर है। ए वेराइटी ऑफ के साथ में आपकी जो वर्ब होगी वो आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी, जबकि द वेराइटी ऑफ के साथ में वर्ब होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जुड़ने वाली जो नाउन है वो आपकी काउंटेबल हो। देख सकते हैं एग्जाम्पल, ए वेराइटी ऑफ आइटम्स काउंटेबल नाउन है, ध्यान रखें प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हैव का यूज आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखें ए वेराइटी ऑफ आइटम्स हैव बीन डिस्प्लेड, यानी बड़ी देख सकते हैं कि कई प्रकार के आइटम्स वहाँ पर डिस्प्ले किए गए या उनको दिखाया गया। और आगे देख सकते हैं द वेराइटी ऑफ आइटम्स वॉज इन्जॉयड बाई ऑल, यानी सभी के द्वारा अलग अलग प्रकार के आइटम्स इन्जॉय किए गए या उनके द्वारा उनका आनंद लिया गया। तो आप देख सकते हैं ए वेराइटी ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आपके आने वाली प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, जबकि द वेराइटी ऑफ के साथ में जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर फॉर्म में होगी। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये आपका जो फैक्ट है ये आप देख सकते हैं रूल नंबर 13 और रूल नंबर 14 में दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं। और आप इस चीज़ को ऐसे याद रखें कि ए नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, जबकि द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिमिलर है ए वेराइटी ऑफ और द वेराइटी ऑफ, दोनों में आपका सिमिलर सा रूल काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 15 की, और देखते हैं कि रूल नंबर 15 में आपके लिए क्या कुछ ऐसा नया है जिसमें हम किस प्रकार की वर्ब यूज़ करने वाले हैं, किस प्रकार के हमारे पास वर्ड्स आने वाले हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत ही बात कर रहे हैं, और अब बात करेंगे रूल नंबर 15 की। रूल नंबर 15 की अगर बात करें
तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमें रूल नंबर 15 में ये बातें सीखने को मिलने वाली है कि यदि कोई कलेक्टिव नाउन, ध्यान रखें, यदि कोई कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, ध्यान रखें कलेक्टिव नाउन है लेकिन वो समूहवाचक जो संज्ञा होती है एक समूह यानी ग्रुप का बोध कराए तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ध्यान रखें। जबकि समूह के सदस्यों को अलग अलग दर्शाए तो प्लूरल वर्ब होगी। ध्यान रखें यहाँ पर बात हो रही है कलेक्टिव नाउन की, या जिसे बोल सकते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो ग्रुप के रूप में होगी, यूनिटी के रूप में होगी। ध्यान रखें ग्रुप या फिर यूनिटी के रूप में हो सकती है। ध्यान रखें तो ग्रुप या यूनिटी को दर्शाए या फिर एक यूनिट को दर्शाए तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन के लिए आने वाली वर्ब आपकी सिंगुलर फॉर्म में होगी। जबकि अलग अलग मेंबर को, समूह के अलग अलग मेंबर अपनी वरीयता को दर्शाएं, अलग अलग अपनी इंपॉर्टेंस को दर्शाएं तो वहाँ पर आने वाली जो वर्ब होगी वो समूह के सदस्यों के लिए, अलग अलग समूह के सदस्यों के लिए होगी, मेंबर के लिए होगी। तो वर्ब आपकी देख सकते हैं कि प्लूरल फॉर्म में होने वाली है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द मिनिस्ट्री वॉज अनएनिमियस, द मिनिस्ट्री वॉज अनएनिमियस इन इट्स ओपिनियन रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी, यानी जो मिनिस्ट्री है वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर के अपने जो सुझाव है या अपना जो उनका जो राय है वो क्या है, उसको लेकर वो क्या है, एक मत है। ध्यान रखिए वो क्या है, एक मत है। यहाँ पर बात हो रही है अनएनिमियस, अनएनिमियस का मतलब होता है यूनिटी, एकता। तो यहाँ पर वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर के मिनिस्ट्री की पूरी क्या है, एक मत है। यही बोल सकते हैं कि उन सभी में एक ही बोल सकते हैं कि एक यूनिटी है, सभी एक ही चीज़ को बोल सकते हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनएनिमियस या मिनिस्ट्री एक ग्रुप को दर्शा रही है, इसलिए आप देख सकते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉज का यूज किया गया है। नेक्स्ट में देखें, द मिनिस्ट्री वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री का जिक्र हुआ है दोबारा, लेकिन मिनिस्ट्री यहाँ पर बात हो रही है डिवाइडेशन की। यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रही है मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री जब डिवाइड होती है तो वहाँ पर जो उनके ओपिनियन होते हैं उनका कुछ खास, पूरी मिनिस्ट्री का वजूद अलग नहीं हो सकता, बल्कि अलग अलग मेंबर का अलग अलग एक वजूद हो जाता है, अलग अलग उनकी एक वरीयता हो जाती है। इसी को लेकर के मिनिस्ट्री के सभी सदस्यों की एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है, इसलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपकी वर्ब यूज़ की गई है वो आपकी वर यूज़ की गई है, ना कि वॉज। तो दोनों ही सेंटेंस आपके सिमिलर हैं, लेकिन एक में आप किसी ओपिनियन को लेकर के, किसी पॉलिसी को लेकर के आप एकजुट हैं, आप एक मत हैं, आप में यूनिटी है। जबकि सेकंड वाला ऑप्शन आप एग्जांपल देखें, वहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री है वो डिवाइड हो गई है, यानी किसी पॉलिसी को लेकर के, किसी ओपिनियन को लेकर के डिवाइड हो चुकी है। तो दोनों इस एग्जांपल आपके लिए हैं। देख सकते हैं कि एक में पूरी की पूरी एक ग्रुप को दर्शा रही है, एक यूनिटी को दर्शाती है, इसलिए वॉज। नेक्स्ट में देख सकते हैं डिवाइड हो गई है, इसलिए एक एक मेंबर का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यूज किया गया वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, द जूरी सेट इट्स डिसीजन। यहाँ पर देख सकते हैं द जूरी सेट डिसीजन, जूरी ने क्या किया, अपना डिसीजन जो है सेट किया। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं सेट्स, ये सेट्स होगा, ध्यान रखिए डिस्टेंस होने वाला है सेट्स। जूरी सेट्स इट्स डिसीजन, जूरी यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जूरी ने अपना फैसला या डिसीजन तय किया या तय करती है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जूरी जब कोई डिसीजन लेती है, कोई फैसला सुनाने वाली होती है, तो ध्यान रखें वहाँ पर उनका जो डिसीजन होता है वो पूरी जूरी का एक होता है, सेम होता है, यानी सभी मेंबर उसमें मिलकर के एक यूनिटी दिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी डिसीजन को, किसी फैसले को, और इसीलिए जूरी किसी नतीजे पर पहुँचती है। तो यहाँ पर जूरी से यहाँ पर एक जो सेंस निकल रहा है वो ग्रुप का निकल रहा है, ध्यान रखें एक यूनिटी का निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपकी जो वर्ब है वो आपकी सेट्स ना होकर के सेट्स यानी सिंगुलर फॉर्म में यूज की गई है। जबकि सेकंड में देखें, द कमेटी यूजुअली रेज देयर हैंड्स टू से नो, यानी कमेटी का जो प्रत्येक मेंबर है, यहाँ पर प्रत्येक मेंबर की बात होगी, कमेटी का प्रत्येक जो मेंबर है वो अपना हाथ, या यूँ कहें कि वो विरोध के लिए अपना हाथ उठाता है, और क्या कहने के लिए उठाता है, नो कहने के लिए, किसी भी पॉलिसी या किसी भी नीति को नो कहने के लिए कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो अपना विरोध जताता है। तो विरोध जताने की बात होती है, तो देख सकते हैं कि प्रत्येक मेंबर अपना विरोध करेगा। ध्यान रखें यहाँ पर कमेटी एक ग्रुप या यूनिटी को नहीं दर्शा रही, अलग अलग मेंबर को इंपॉर्टेंस दे रही है, इसलिए यहाँ पर आपकी जो वर्ब है वो आपकी रेज यानी प्लूरल फॉर्म में है। जबकि इसे जस्ट पूर्व वाले में जूरी में देख सकते हैं सेट का प्रयोग न करके सेट्स का हुआ है। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड आप देख सकते हैं, एक में एकजुटता है, एक में डिवाइडेशन हो रहा है, और थर्ड और फोर्थ में एक में डिसीजन कंप्लीट लिया जा रहा है, जहाँ पे वो यूनिटी दिखाई दे रही है। जबकि लास्ट वाला जो एग्जाम्पल आपका, उसमें कमेटी किसी विरोध को दर्शा रही है। तो चारों के चारों आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये आपका एक रूल नंबर 15 कहता है कि कलेक्टिव नाउन किसी समूह या ग्रुप को दर्शाए, यूनिटी को दर्शाए
तो सिंगुलर वर्ब होगी। जबकि अलग अलग सदस्यों को अलग अलग इंपॉर्टेंस दर्शाए या वरीयता दर्शाए तो प्लूरल वर्ब होने वाली है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। उसके बाद में रूल नंबर 16 में देखें, जब कोई प्लूरल नाउन किसी निश्चित मात्रा यानी मास, दूरी, डिस्टेंस, समय, टाइम और वजन, वेट आदि का बोध कराए यानी आदि का ज्ञान उनसे हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लेकिन ध्यान रखें, राशियों का अलग अलग बोध हो, लेकिन ये जो आपके वेट है, मास है, डिसीजन है, सॉरी डिस्टेंस है, टाइम है, वेट है, इनका अगर अलग अलग बोध होता है तो ध्यान रखें वहाँ पर वो यूनिटी वाली बात नहीं हो रहती। जहाँ पर पूरी एक बोल सकते हैं कि उनमें एक बोल सकते हैं कि पूरी की निश्चित मात्रा को दर्शाता है या वो कंप्लीशन दर्शाता है कि पूरा का पूरा यूनिटी वाला भाव यहाँ पर दिखाई देता है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जबकि वो यूनिटी नहीं दर्शाता है, या यूँ कहें कि वहाँ पर राशियों का अलग अलग बोध होगा। अलग अलग बोध होने की स्थिति में जो आपकी वर्ब आएगी वो आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी। ध्यान रखें, आने वाली वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगी। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं निश्चित मात्रा को दर्शाएगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। आप इनको देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, 10 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 माइल्स की जो दूरी होती है वो कोई ज़्यादा लंबी दूरी नहीं होती। तो देख सकते हैं 10 माइल्स यहाँ पर एक यूनिटी को दर्शा रहा है कि 10 माइल्स की जो दूरी होती है वो ज़्यादा लंबी दूरी नहीं होती। तो एक 10 माइल्स एक यूनिटी को दर्शा रहा है। नेक्स्ट में देखें, 60 किलोग्राम्स इज ए ह्यूज वेट, यानी 60 किलोग्राम का जो वजन होता है वो एक बड़ा बोल सकते हैं कि ह्यूज वेट होता है, यूँ कहें कि बड़ा उसमें वो वजन वाली बात होती है। तो 60 किलोग्राम्स इज ए ह्यूज वेट, तो यहाँ पर देखिए 60 किलोग्राम भी एक यूनिटी को दर्शा रहा है, एक निश्चित मात्रा को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपने इज आप देखने को मिल रहा है। आगे देखें, 5000 रुपीज़ इज ए बिग अमाउंट। 5000 रुपये का जो अमाउंट होता है वो एक बड़ा अमाउंट होता है। तो 5000 रुपये का अमाउंट, ध्यान रखिए 5000 रुपये का जो अमाउंट है ये एक बोल सकते हैं कि निश्चित मात्रा को दर्शा रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट को दर्शाएगा। तो देख सकते हैं अपन 5000 रुपीज़ के साथ यूज किया गया बी फॉर्म इज का। नेक्स्ट में देखें, 9 ईयर्स हैव पास्ड। यहाँ पर आपका जो आगे जो प्रोसेस दे रखी है कि लेकिन राशियों का बोध होने पर, अलग अलग राशियों का बोध होने पर, ध्यान रखें लेकिन राशियों का बोध, ध्यान रखिए लेकिन अलग अलग राशियों का, ध्यान रखिए आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। राशियों का अलग अलग, ध्यान रखें राशियों का अलग अलग राशियों का बोध होने पर प्लूरल वर्ब आएगी। ध्यान रखें 9 ईयर्स हैव पास्ड, यानी यहाँ पर वो आप देख सकते हैं दोनों जो रूल है, रूल नंबर 15 और 16 दोनों कनेक्टेड हैं। रूल नंबर 15 कहता है यूनिटी की बात करता है और फिर डिवाइडेशन की बात करता है। यूनिटी में सिंगुलर वर्ब और डिवाइडेशन में प्लूरल वर्ब। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी वो यूनिटी दर्शा रहा है, निश्चित मात्रा दर्शाएगा, यूनिटी दर्शाएगा, सिंगुलर वर्ब और डिवाइडेशन दर्शाएगा, यानी अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहा है, अलग अलग मात्रा या दूरी को दर्शा रहा है, तो वहाँ पर आएगी प्लूरल वर्ब। 9 ईयर्स हैव पास्ड, यानी 9 साल गुजर गए। 9 ईयर्स हैव पास्ड, 9 साल गुजर गए। तो यहाँ पर अलग अलग ईयर्स की बात हो रही है। 9 ईयर्स आप अलग अलग काउंटिंग उनकी होने वाली है, तो अलग अलग इंपॉर्टेंस है, वो डिवाइडेशन हो गया, हैव का यूज किया गया है। लास्ट में देखें, 10 लाख रुपीज़ हैव बीन स्पेंड, 10 लाख रुपए स्पेंड कर दिए गए यानी खर्च कर दिए गए। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए की बात हुई है, एक निश्चित अमाउंट की बात हो रही है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ हैव बीन स्पेंड, यहाँ पर वो डिवाइडेशन वाली बात हो गई, तो ध्यान रखें प्रयोग किया गया है हैव का, ना कि हैज़ का। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट दोनों ही रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको दोनों ही रूल समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से रूल नंबर 15 और रूल नंबर 16 आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें वो यूनिटी, रूल नंबर 15 और रूल नंबर 16 कहते हैं यूनिटी और डिवाइडेशन, यूनिटी और डिवाइडेशन को दर्शाते हैं रूल नंबर 15 और 16। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 17 की। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत ही बात कर रहे हैं और इसी टॉपिक के अंतर्गत बात करते हैं रूल नंबर 17 की। आइए चर्चा करते हैं। इससे पहले अपने 16 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी रिसेंटली जो बात कर रहे हैं वो बात करें रूल नंबर 17 की। रूल नंबर 17 क्या कहता है, देखिए किस प्रकार से इसमें आप देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान रखिए कंपाउंड कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य जो होते हैं, जो हमने सिंथेसिस के टॉपिक में अच्छे से इनको पढ़ा है किस प्रकार से हमारे पास वो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और उसके बाद में आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं। तो कंपाउंड जो सेंटेंस होता है, संयुक्त वाक्य होते हैं, में एक से अधिक उपवाक्य यानी क्लाउज होते हैं, एक ही क्रिया 2 सब्जेक्ट के साथ यूज की जा सकती है। ध्यान रखें ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि
यहाँ पर आपको कोई ना कोई कंजक्शन दिया होगा, जैसे एंड हो सकता है, बट हो सकता है, और उस कंजक्शन के साथ आपको दो वर्ब एक सब्जेक्ट के साथ, या फिर यूँ कहें कि एक ही वर्ब दो सब्जेक्ट के साथ यूज की जा सकती है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि दोनों ही जो वर्ब हैं, या यूँ कहें कि दोनों ही जो क्लाउज हैं, दोनों ही क्लाउज की जो उपवाक्य की जो टेंस होगा वो सेम होना चाहिए। दोनों ही जो उपवाक्य हैं, जो क्लाउज हैं, उनका टेंस या उनका जो काल है वो दोनों का सेम होना चाहिए। तब दोनों ही क्लाउज के लिए हम एक वर्ब का यूज कर सकते हैं। ये रूल नंबर 17 कहता है। एग्जाम्पल देखें, ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज ब्रदर डल। ध्यान रखें, यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर कौन है, ही इज ब्रदर। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गए, अलग अलग क्लाउज हो गए, लेकिन कंजक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रदर के अकॉर्डिंग देखें तो भी इजी आने वाला है, ही के अकॉर्डिंग ही आपका इज आने वाला है। तो दोनों ही जो आपके क्लाउज हैं उनमें आपको परमिट ये करता है, आपको इजाज़त देता है कि आप एक के साथ आप वो वर्ब यूज़ कर दें। यहाँ पर आपने एक के साथ वर्ब यूज़ की है, यहाँ पर आपने दोनों में देख सकते हैं कि आपने एक के साथ वर्ब यूज़ की है, क्योंकि आगे का जो क्लाउज है जैसे हिज ब्रदर या फिर हर सिस्टर, यहाँ पर आपने जो है वर्ब का यूज नहीं किया। तो देख सकते हैं आपके कि किस प्रकार से एक ही वर्ब को दो सब्जेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है। बस शर्त है, वो शर्त हमारी ये रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि उनके साथ दोनों ही सब्जेक्ट के साथ जो हमारे क्लाउज जुड़ रहे हैं, या दोनों ही कंजक्शन के साथ जो भी क्लाउज जुड़ रहे हैं, उनमें आने वाला टेंस या जो है एक ही हो, या एक ही टेंस के उपवाक्य हो, तब ये परमिशन हमें मिलेगी, वरना वो आपका गलत होगा। जैसे कि नोट में आप देख सकते हैं, राकेश वॉज ग्रेट, ही डीड्स वर। देखिए राकेश वॉज ग्रेट, यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो नाउन है, यूँ कहें कि जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर फॉर्म में है यहाँ पर, जबकि आगे का जो क्लाउज है उसमें जो सब्जेक्ट है आपका डीड्स है वो आपका प्लूरल फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको परमिट करेगा कि अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो ध्यान रखें सिंगुलर फॉर्म में है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करें, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट एक सिंगुलर है और आगे का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो दोनों का वो जो आपका नंबर है या जो उसका वचन है वो आपका कहीं ना कहीं मैच नहीं करेगा। तो हमें उनके अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वो आपकी वर्ब यूज़ करनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ही है, यहाँ पर आपका इस ब्रदर है, तो दोनों ही आपके क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इज हम एक के साथ यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर फॉर्म। यहाँ पर सी है, यहाँ पर हर सिस्टर है, दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में है। ध्यान रखिए दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में होने की वजह से वर्ब आप एक के साथ यूज़ कर सकते हो, जैसा कि आपने कर रखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए नोट में, राकेश वॉज ग्रेट, ही डिड्स वर मीन, यानी राकेश एक महान था, बोल सकते हैं महान है, और लेकिन उसके जो कार्य हैं वो क्या हैं, वो इतने महान नहीं है, यानी वो कार्य उसके उतने देख सकते हैं उतने महान, उतने अच्छे नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर राकेश सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर दूसरा जो क्लाउज है उसका सब्जेक्ट डीड्स है तो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लूरल या सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगी, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। दोनों में से किसी एक के साथ, फर्स्ट वाले के साथ आप यूज़ कर देंगे। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, अगर एक आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, एक आपका सिंगुलर है, तो फिर उनके पर्सन के अकॉर्डिंग, या यूँ कहें कि उनके नंबर या उनके वचन के अकॉर्डिंग वो आपका वर्ब यूज़ होने वाला है, यह ध्यान रखें। और लास्ट में देखें, आई एम टॉल एंड थिन बट माई पेरेंट्स, यहाँ देखिए आई के अकॉर्डिंग एम है, क्योंकि यहाँ पर देखें माई पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग क्लोज होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आई के साथ एम है और यहाँ पर पेरेंट्स के साथ आर है। तो अलग अलग वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सब्जेक्ट हैं वो आपके सिंगुलर है या प्लूरल। तो सिंगुलर, दोनों सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ किए, एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल है, तो दोनों में अलग अलग वर्ब यूज़ किए। और आप लास्ट वाला आप देख सकते हैं, लास्ट वन। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स रूल नंबर 18 में देखिए किस प्रकार से हमें 1/3 देख सकते हैं यहाँ पर 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 10/3 ऑफ और द रेस्ट ऑफ। ध्यान रखें इस प्रकार से अगर किसी को इस पर डिवाइडेशन कर रखा है कि 1/3 जिसे बोल सकते हो, 2/3 बोल सकते हो, फिर यहाँ पर से 10/3 ऑफ दे रखा है, यानी किसी का भी 10वां भाग जो होता है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से अगर काउंटेबल नाउन के साथ जुड़ती हैं, ध्यान रखें एक चीज़ आप ध्यान रखें, इनके साथ अगर काउंटेबल नाउन जुड़ती है तो हमेशा क्या होती है, काउंटेबल नाउन इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन में ही जुड़ेगी।
यानी प्लूरल फॉर्म में ही जुड़ने वाली है अगर काउंटेबल नाउन जुड़ती है। तो काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल जुड़ रही है तो आने वाली जो वर्ब होगी वह भी आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन अगर आपकी ऐड हो रही है तो अनकाउंटेबल नाउन आपके हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है, तो आने वाली वर्ब भी आपकी सिंगुलर फॉर्म में होगी। ध्यान रखें, 1/3, 2/3, 10/3, द रेस्ट ऑफ, इस प्रकार के बहुत सारे और भी आपके वर्ड हो सकते हैं। उन सभी वर्ड्स के साथ हम जो यूज़ करने वाले हैं वो आपकी काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे तो उनके साथ आपकी प्लूरल फॉर्म होगी, और अगर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे तो उनके साथ हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। ये आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में देखें, आप देख सकते हैं 2/3 ऑफ बॉयज़, यहाँ पर देखिए 2/3 की बात हुई है, यहाँ पर 1/3 2/3 इस प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 2/3 की बात हुई है तो 2/3, तो यहाँ पर इसके बाद में देखिए काउंटेबल नाउन ऐड हुई है, और काउंटेबल नाउन क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, देख सकते हैं आप। तो प्लूरल फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पर आपने वर्ब का यूज कर रखा है कि लड़कों में से 2/3 लड़के क्या थे, क्लास से एब्सेंट थे। उसके बाद में देखें 20% ऑफ पेजेस, यानी जितने भी पेजेस थे उनमें से 20% पेजेस क्या कर दिए गए, पढ़ लिए गए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, 20% के साथ आपने देखा है कि आपने पेजेस काउंटेबल नाउन है, तो ध्यान रखें काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो यूज की गई वर्ब भी आपकी प्लूरल फॉर्म में ही होगी। और लास्ट में देखें 1/3 ऑफ द लैंड, यहाँ पर नाउन तो जुड़ रही है 1/3 के साथ, लेकिन यहाँ पर जो नाउन जुड़ रही है वो अनकाउंटेबल जुड़ रही है। ध्यान रखें, यहाँ पर जो नाउन आपकी ऐड हो रही है वो अनकाउंटेबल नाउन हो रही है, इसलिए देख सकते हैं कि 1/3 ऑफ द लैंड इज इनफर्टाइल, यानी जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसका 1/3 भाग इनफर्टाइल है, यानी बंजर है या बेकार है। एक बार दोबारा देख सकते हैं स्टूडेंट्स, रूल नंबर 17 और रूल नंबर 18 को। किस प्रकार से रूल नंबर 17 कहता है कि कंपाउंड सेंटेंस में एक से अधिक उपवाक्य होंगे या क्लॉज होंगे, लेकिन एक ही क्रिया दो सब्जेक्ट के साथ यूज की जा सकती है, या फिर उसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एक ही क्रिया दो सब्जेक्ट के साथ, या फिर दो अलग अलग क्रियाएं एक सब्जेक्ट के साथ यूज की जा सकती हैं। ये अपना रूल नंबर 17 कहता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके सामने, ही इज़ इंटेलिजेंट बट ही इज़ ब्रदर डल, यहाँ पर ही आपका सिंगुलर है, ही इज़ ब्रदर सिंगुलर है, इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ कर दिया गया, आगे लगाने की जरूरत नहीं है, ये रूल कहता है। उसके बाद में देखें, सी इज़ वाइज बट हर सिस्टर फुल, यानी वह बुद्धिमान है लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो क्या है, वो मूर्ख है। तो यहाँ पर दोनों ही सिंगुलर हैं, तो यहाँ पर इसका प्रयोग कर दिया गया फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। नोट में देखें, राकेश वॉज ग्रेट हिज डीड्स वर मेन, राकेश मान था लेकिन उसके कार्य उतने अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पर राकेश सिंगुलर है लेकिन डीड्स प्लूरल है, इसलिए दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, अलग अलग इनका नंबर हो गया, इसलिए दोनों के साथ वर्ब भी आपकी अलग अलग यूज किया कर रखी है। आई एम टॉल एंड थिन बट माई पेरेंट्स आर फैट, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं लंबा और पतला हूँ, हमारे पेरेंट्स क्या हैं, मोटे हैं। तो आप देख सकते हैं आई के साथ एम, बल्कि पेरेंट्स के साथ आर यूज कर रखा है। रूल नंबर 18 कहता है कि 1/3, 2/3 और 10/3 या रेस्ट ऑफ के साथ काउंटेबल नाउन होगी तो प्लूरल फॉर्म में होगी, तो प्लूरल वर्ब आएगी, यानी बहुवचन की क्रिया आएगी। जबकि अनकाउंटेबल नाउन अगर आपकी यूज होती है तो ध्यान रखें सिंगुलर वर्ब होगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2/3 ऑफ बॉयज वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, 2/3 ऑफ के साथ में आप देख सकते हैं बॉयज काउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, यानी 2/3 लड़के क्लास से एब्सेंट थे। 20% ऑफ द पेजेस वर रीड, यानी 20% पेज हैं वो पढ़ लिए गए, तो काउंटेबल नाउन पेजेस का यूज हुआ है, देख सकते हैं वर्ब का प्रयोग हुआ है। और लास्ट वन है 1/3 ऑफ द लैंड इज इनफर्टाइल, यानी जमीन का 1/3 भाग जो है अनुपजाऊ है या बंजर है या बेकार है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि रूल नंबर 18 तक आपको इस समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से रूल नंबर 18 तक हमें आज पढ़ने को मिले। तो आज हमने कुल रूल नंबर 13, 14, उसके बाद 15, 16 और 17, 18 यानी कुल 6 रूल्स आज हमने कंप्लीट किए हैं। आइए अब बात करने वाले हैं एंड ऑफ द क्लास अपनी वोकैब की। और आज की वोकैब की अगर बात करें तो आज की वोकैब के लिए आपके पास दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड रीड से रहने वाले हैं। उनमें फर्स्ट वन की बात करूँ तो रहेगा आइडल, इसका अर्थ होता है आलसी या सुस्त या इनएक्टिव बोल सकते हैं। और सेकंड वन वर्ड रहेगा वो रहेगा आपका इलब्रेड, उसको बोल सकते हैं बदतमीज। आइए बात करते हैं अपनी वोकैब की। आइडिया स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपनी आज की वोकैब की। और वोकैब में देखें तो फर्स्ट वन आपका जो वर्ड रहेगा वो रहने वाला आपका आइडल। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया
फर्स्ट वन आपका जो वर्ड है वो रहेगा आइडल। अर्थ की बात करें तो उसका मीनिंग हो जाएगा आलसी या सुस्त। इसको हम इनएक्टिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखें, इनएक्टिव, आलसी या सुस्त को यूज़ कर सकते हैं इनएक्टिव के लिए। आइडल सिनोनिम में देखें, इंडोलेंट, इंडोलेंट के बाद में आप देख सकते हैं लेजी। उसके बाद में दिया आपको स्लोथफुल, स्लगिश, इनर्ट, डल, इनएक्टिव। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम आपके वर्ड देर का आइडल के लिए। एंटोनिम्स में देखें, एक्टिव, एनर्जेटिक और इंडस्ट्रियस, कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके लिए इसके एंटोनिम्स हैं जो आपका वर्ड है आइडल के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट वन आपका जो वर्ड है वह है इलब्रेड। इलब्रेड का अर्थ होता है बदतमीज, बदतमीज बोल सकते हैं या जिसे तुक मिजाज बोल सकते हैं। सिनोनिम में देखें, कर्लिस, कर्लिस के बाद में दिया क्रॉस, इम्पोलाइट, र्यूड, अनगेलेंट, इनगेलेंट के बाद में दिया वेलगर और लास्ट वन दिया आपको अनमैनरली। एंटोनिम्स में देखें, कोर्टियस, रिफाइंड, अर्बन, वेल ब्रेड, जेंटिल और लास्ट में है आपका कल्टिवेटेड। एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वोकैब में। फर्स्ट वन आइडल, इसका अर्थ होता है आलसी या सुस्त। सिनोनिम में देख सकते हैं आप, इसमें हो जाएंगे इंडोलेंट, लेजी, स्लोथफुल, स्लगिश, इनर्ट, डल, इनएक्टिव। उसके बाद में आपका हो जाएगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में देखें, एक्टिव, एनर्जेटिक और इंडस्ट्रियस। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स एंटोनिम और सिनोनिम्स आपके लिए आइडल के। इलब्रेडेड में देखें, इलब्रेड का अर्थ होता है बदतमीज। सिनोनिम में देखें, कर्लिस, क्रोस, इम्पोलाइट, र्यूड, एनगेलेंट, वल्गर और लास्ट वन आपका अनमैनरली। जबकि एंटोनिम्स में देखें आप, एंटोनिम्स में आप बात करेंगे कोर्टियस, कोर्टियस के बाद में दिया है रिफाइंड, अर्बन, वेल ब्रेड, जेंटिल और लास्ट वन आपका हो जाएगा डिस्टेंस, हो जाएगा आपका कल्टिवेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपको पसंद आए होंगे और एज यूजुअल आपको क्लास भी पसंद आएगी। आप क्लास को रिवाइज करें, क्लास को स्लो मोशन में देखें। लेकिन जितने भी रूल्स हमने ऑलरेडी अब तक किए हैं, ऑलमोस्ट अपने 18 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं रूल को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे रूल हमारे इसमें बचे हुए हैं। तो कंटिन्यू रूल्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आज की क्लास से और भी जो उसमें बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे और भी बढ़िया अच्छी तरीके से उसमें आपको कोई भी फॉर्मूला या भी जो भी रूल्स हैं वो आपको समझने के लिए या पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को सिर्फ यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।